अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का जो ऑब्जेक्टिव था होम्योस्टेसिस उसको स्टार्ट किया था। तो आज बेसिकली हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि मींस कि किस तरीके से जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं इसकी मेंटेनेंस में। मींस कि आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी का, जो होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, लाइक लंग्स, किडनी, जीआईटी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो हमारे पास नर्वस कंट्रोल सिस्टम है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, एक बॉडी को एक होम्योस्टेटिक अचीव करने में हेल्पफुल करते हैं। तो हम लोगों ने लंग्स की एग्जांपल ली थी कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होता है और हमारी बॉडी में जो है वो एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है, उसका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में इनहेल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ लंग्स कर रहा होता है। तो इस तरीके से आज फर्दर हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इस लेक्चर में। सो मेन जो है वो गाइटर ने हमारे पास यहाँ पे बात की है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, कि किस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है, और मिक्सिंग सिस्टम किस तरीके से, मीन्स कि यहाँ पे हम लोग पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है गाइस, अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है। अब देखें हमें यहाँ पे गाइटर ने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है। गाइटर ने कहा है कि किस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो एक्सचेंज होता है, मीन्स किस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, और किस तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो दो मेन स्टेजेस के जरिए हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। पहली स्टेज क्या होती है कि मूवमेंट होगी ब्लड की थ्रू दी बॉडी इनटू ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड जो है वो थ्रू दी बॉडी हमारी थ्रू दी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। दूसरा जो मेन होगा वो क्या होगा, दूसरा मेन स्टेज क्या होगा, मूवमेंट होगी फ्लूइड की between the blood capillaries and the intercellular spaces between the tissue cells, means कि अब movements होगी फ्लूइड की, जो मूवमेंट होगी फ्लूइड की ब्लड कैपिलरीज में, बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, और फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द टिश्यू सेल्स, मतलब ब्लड कैपिलरीज के अंदर किस तरीके से ब्लड जो है वो मूव करेगा और इंटरसेलुलर स्पेसेस में किस तरीके से ब्लड की जो है वो मूवमेंट होगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड की, जैसे ही ब्लड जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज मतलब थ्रू दी ब्लड कैपिलरीज कंटिन्यूअल एक्सचेंज करता रहता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का, ठीक है, अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स दैट्स फिल द इंटरसेलुलर, मतलब कि जो ब्लड जो है वो पास होता है ब्लड कैपिलरीज के जरिए, वहाँ पे कंटिन्यूअल एक्सचेंज हो रहा होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, बिटवीन द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द फ्लूइड में कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रहा होता है बॉडी फ्लूइड का। बॉडी फ्लूइड कंटिन्यूस एक्सचेंज कर रहे होते हैं कहाँ से, जो प्लाज्मा पोर्शन होता है ब्लड का उससे, और कहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो कि इंटरस्टिशियल हमारे पास जो है स्पेसेस में जो भी फ्लूइड होगा हमारे पास इनसाइड दी सेल, उनके दरमियान में जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा गाइस, याद रखिएगा कि जो ओवरऑल सर्कुलेशन हो रही होती है ना ब्लड की, जो सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड इंटायर हमारी बॉडी के अंदर, वो 1 ईच मिनट, मतलब उसका एवरेज क्या होता है कि 1 ईच मिनट, मतलब 1 मिनट में वो एक ही बार सर्कुलेट करेगा, ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में होगी। लेकिन अगर बॉडी एक्टिव होगी तो 1 मिनट में 6 बार ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। ये एक मेन पॉइंट है जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर बॉडी एक्टिव है तो 1 मिनट में कितनी बार ब्लड सर्कुलेट करेगा, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो 1 मिनट में कितनी बार जो है वो सर्कुलेशन होगी ब्लड की, ठीक है। अगर हम लोग अब बात कर दी कि ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करेगा, फिर जो है वो एक्सचेंज ब्लड जो हमारे पास फ्लूइड एक्सचेंज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होती है उसके एक्सचेंज ब्लड प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होगा उनके दरमियान में होता रहेगा, ठीक है। अब जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की वो हमारे पास परमेएबल होती हैं, बहुत सारे अच्छा फ्लूइड्स की तो वो परमेएबल है, इसके अलावा कुछ सॉल्यूट्स होते हैं उनकी भी परमेएबल होती हैं कि उनको भी इजीली जो है अपने अक्रॉस द कैपिलरीज वो मूव कर सकते हैं, अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और ब्लड प्लाज्मा के दरमियान में जो फ्लूइड की मूवमेंट होगी सॉल्यूट की, वो हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी, इजीली डिफ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, और जो कैपिलरी वॉल होती है वो हमारे पास जो है वो
इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, सो वहाँ से इजीली जो है वो मूवमेंट हो सकती है। और ये सब कुछ काइनेटिक मोशंस, जो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक मोशंस होंगे उनके थ्रू ये सारी जो है वो मूवमेंट्स हो रही होगी बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो एक प्लाज्मा से फ्लूइड जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस में जा रहा है, और इंटरसेलुलर स्पेसिस से प्लाज्मा के अंदर मूवमेंट हो रही है कैपिलरी पोर्स के जरिए। और ये कहाँ पे कौन सी फोर्स, यहाँ पे काइनेटिक फोर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट करेगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो है वो फ्लूइड और होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहेगा। मींस कि हमारी, अब जाहिर सी बात है, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होंगे वो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से जो है वो हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाएंगे, और इंटरसे मतलब ब्लड से जो भी हमें फ्लूइड, हमारी बॉडी को जो भी सॉल्यूट्स चाहिए होंगे वो इजीली हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस और सेल्स में चल रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं। सो इस तरीके से एक कंस्टिट्यूशन जो हमारे पास आयंस की कंस्टिट्यूशन है वो रेगुलेट रहेगी। ठीक है गाइस, तो इसमें सिंपल हम लोगों ने ईसीएफ को कंसिडर किया कि ईसीएफ किस तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन करवा रहा था। काइनेटिक फोर्सेस की यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, क्योंकि काइनेटिक फोर्सेस इस डिफ्यूजन में हेल्पफुल हो रही हैं। इसके अलावा 1 मिनट में कितनी बार रेस्ट कंडीशंस में जो है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्लड जब सर्कुलेट करता है, इस तरीके से अगर बॉडी एक्टिव हो तो कितनी बार ब्लड की सर्कुलेशन होती है, इन सबको हम लोग ने डिस्क्राइब किया है। अब जो हमारे पास जो फर्दर ऑब्जेक्टिव होगा उसमें क्या होगा कि ऑरिजिन ऑफ न्यूट्रिशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है अब उसके अंदर जो न्यूट्रिशन हो रही है उनकी किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, और उस ईसीएफ को रेगुलेट करने के लिए, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए रेस्पिरेटरी, जीआईटी, लिवर एंड मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे पास किस तरीके से हेल्प कर रहा है। सो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं गाइटन में इसके अलावा जो बात की गई है, कि अब हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब वो कैसे हेल्पफुल करेगा ईसीएफ को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब 1.1 में बात कर दी गई कि ब्लड जो है वो हमारे पास लंग्स के, जब ब्लड लंग्स में फ्लो करेगा तो वहां से वो ऑक्सीजन लेगा, लंग्स के एल्वोलाई से वो ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा। ठीक है, वहां से उसने ली ऑक्सीजन। ठीक है, उसके वहाँ पे क्योंकि एल्वुलर मेम्ब्रेन होती है वो 0.4 से 2.0 नैनोमीटर थिक होती है, माइक्रोमीटर थिक होती है। तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे गई, ब्लड के अंदर गई। ठीक है, अब वही ब्लड उसके अंदर ऑक्सीजन है, अब जहाँ जहाँ से वो मूव करेगा, जिन जिन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वहाँ से वो ऑक्सीजन को पिकअप करेगा। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमारे लिए हेल्प की कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ईसीएफ के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे रेगुलेशन चाहिए, ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है। देन हम लोग जीआईटी ट्रैक की बात करते हैं कि जीआईटी ट्रैक किस तरीके से हेल्प करेगा। सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द जीआईटी ट्रैक में क्या होगा कि जैसे ही ब्लड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जीआईटी ट्रैक में पास होगा, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस होंगे लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अमाइनो एसिड वगैरह, वो सब इंटरस्टिशियल जो हमारे पास इंजेस्टेड फूड है वहाँ से ईसीएफ के अंदर चले जाएंगे, मतलब ब्लड के अंदर चले जाएंगे। फिर ब्लड दूसरे ऑर्गन से मूव करेगा, तो जहाँ जहाँ जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की जरूरत होगी, ब्लड वहाँ पे उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। देन अब बात करते हैं लिवर एंड अदर ऑर्गन। अब लिवर और अदर ऑर्गन किस तरीके से जो ईसीएफ को मेंटेन करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, या बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास जो है हेल्पफुल नहीं होते, तो उनको एक्सक्रीट आउट करवाने में भी लिवर जो हेल्पफुल करता है। इसके अलावा लिवर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लाइक फैट सेल, गैस। ठीक है, अब वो लिवर क्या करता है, उनको फिर यूजफुल फॉर्म में जो है, उन केमिकल कंपोनेंट्स को यूजफुल फॉर्म में जो है वो एक्सचेंज करवाता है, चेंज करता है, और फिर वो यूजफुल फॉर्म में हमारी बॉडी जो है ना यूज़ करती है। लाइक अगर हम फैट सेल्स की बात कर लें, या जीआईटी ट्रैक्ट, किडनी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, वो सब इन चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, और फिर ये सब्सटेंस जो होते हैं वो वहाँ पे स्टोर भी होते हैं, और फिर लिवर में काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर भी होती हैं, लाइक विटामिन वगैरह जैसे स्टोर होते हैं। तो फिर जहाँ पर हमारी बॉडी को उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से लेगी। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन, डिफरेंट सोर्सेज, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनकी जो है ऑब्जॉर्प्शन भी करवा रही है और उनको यूजफुल फॉर्म में एक्सचेंज भी कर रहा है। उसके अलावा अगर हम मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो किस तरीके से मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम किस तरीके से होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग सी बात है। लाइक अगर हमारे मसल्स वर्क ही नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से उठ के, अगर हमें भूख लगती है, ठीक है, हमारे ब्रेन ने ये स्टिमुलाई जो है वो जनरेट किया कि भाई हमें अब भूख लग रही है, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट को अब खाने की जरूरत है, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो हमारी बॉडी अगर मूव ही नहीं करेगी, खाने की तरफ हम लोग उठ के जाएंगे ही नहीं, खाना खाएंगे ही नहीं, मसल्स की एक्टिविटी होगी ही नहीं, मसल्स जो है वो मूव करेंगे ही नहीं, तो किस तरीके से हम लोग फूड को जो है अपनी बॉडी में
एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जिसको हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने जो है वो जो भी डिफरेंस थे उनको डिस्क्राइब किया। मीन्स हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से ECF जो है वो बॉडी में किस तरीके से ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, किस तरीके से ECF में फ्लूइड्स वगैरह की एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जो बात की वो बात की ऑरिजिन ऑफ द न्यूट्रिशन इन द एक्सेसिव, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने कार्बन ऑक्सीजन की बात की कि ब्लड जो है वो एल्वोलाई के जरिए एल्वोलाई से ऑक्सीजन लेगा और फिर वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में जाएगी और हमारी बॉडी में जिन जिन सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है वो उनको देगी। GIT ट्रैक की हम लोगों ने बात की कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारे पास ब्लड जो भी हमारे पास इंटेस्टिन फूड जाता है GIT ट्रैक में, तो वहाँ से फिर अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ब्लड अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और फिर उनको हमारे पास जो है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जहाँ से ब्लड मूव करेगा वहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। देन हम लोग लिवर की बात की कि लिवर भी जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको यूजलेस फॉर्म्स में हमारी बॉडी में जो है वो एक्सचेंज करवाता है इसको, फिर उसके बाद उनको उस तरीके से चेंज करता है एंड देन वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती हैं उनको फिर एक्सक्रीट आउट भी करवाता है एज द फॉर्म ऑफ वाइल, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात की कि किस तरीके से स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि गाइस अगर हम लोग मूव ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से खाने की तरफ जाएंगे, और अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो फिर हमें न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलेगी। तो ये एक हेल्पफुल सवाल था। अच्छा, अब फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। उस पर भी ऑर्गन्स हैं, रिमूवल ऑफ किस तरीके से मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से और होमियोस्टेसिस अचीव करते हैं। सो गाइज आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ जाए होगा। मेरे साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और गाइज इस तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको गाइटन एंड हॉल जो है वो ईजिली गाइटन को आप लोग समझ सकें। अच्छा गाइज, जब भी मेरे लेक्चर देखा करें तो आप अपनी बुक भी सामने खोल लिया करें ताकि आपको वो सारी चीज़ें, सारी डिस्क्रिप्शन गाइटन की हैं तो आप ईजिली गाइटन को रीड कर सकेंगे। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।